हेलो स्टूडेंट्स, आधारशिला एकेडमी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। ये जो टॉपिक है वेक्टर्स, ये हम लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, आपको मैथ्स में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग जो फिजिक्स में जितना हमारा रिक्वायर्ड होगा उस पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये हम लोग 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, ये टॉपिक 11th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही साथ ये टॉपिक 12th के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में आप जैसे ही पहला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक वेक्टर्स। तो सबसे पहले वेक्टर को समझने के लिए हमें एक टर्म समझना होगा जिसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं कि हम लोग डिफाइन करते हैं कि ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेज़र कर सकें ना, एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सके उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मास है ना, लेंथ, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सीलरेशन एटसेट्रा, है ना। ये सारी चीज़ें, जैसे किसी बॉडी का मास कितना है ये हम मेजर कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ कितना है ये मेजर कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है या किसी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है वो मेजर कर सकते हैं। कोई अगर कार चल रहा है तो कितने स्पीड से चल रहा है, उसका वेलोसिटी कितना है, एक्सीलरेशन कितना है, ये जितने भी चीज़ों को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वान्टिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल क्वान्टिटी की, तो एक एग्जाम्पल, सबसे पहले हम अगर एक बात करते हैं मास की, है ना। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर कर सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि एक बॉडी है उसका मास है 5 kg, एक बॉडी है उसका मास है 5 kg। ठीक है, किसी बॉडी का मास है 5 kg, तो जैसे ही आप सुनते हैं कि अच्छा ये बॉडी है उसका मास है 5 kg, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, किसी बॉडी को मास को डिफाइन करने के लिए बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू और इसका यूनिट। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और इसका यूनिट, जो ये 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी इसका यूनिट है। ठीक है, यूनिट क्या होता है ये सब चीज़ हम लोग जब हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट होगा, यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे, है ना। पर आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना, 8, 9, 10 में पढ़ा होगा आपने कि मास का यूनिट केजी होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ये सब आपको आ रहा होगा। तो चलिए, मास को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट काफ़ी है। ठीक, मास के बारे में अगर हम और बात करें, तो अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास एक थैला है, ठीक है, आपके पास एक थैला है ना, इसमें 5 kg मास रखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसमें 2 kg मास और डाल दिया, 2 kg मास और डाल दिया, और अगर आपसे पूछा जाए कि अब बताइए कि इसमें टोटल मास कितना है ना, तो आप क्या बोलेंगे? टोटल मास इक्वल टू m1 प्लस m2, है ना, मतलब 5 प्लस 2 kg, आप बोलेंगे 7 kg, आप बोलेंगे 7 kg। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, सिंपली उसको आपने ऐड कर दिया। ये जो मास इसमें से पहले 5 kg था, आपने उसमें 2 kg डाला और सिंपली ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी मास के बारे में मैंने डिस्कस किया। अब एक और फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, है ना, फोर्स। एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, फोर्स। ठीक है, एक बॉडी है ना, फोर्स तो आप लोग जानते होंगे, बल। ठीक है, एक बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहा है ना। आप लोग किसी चीज़ को अगर एक जगह से दूसरे जगह ढकेल के ले जा रहा हो तो आप लोग उस पर फोर्स लगाते। ठीक है, फोर्स लगाते। तो ये बॉडी है, इस पर आपने फोर्स लगाया,
आपने बोला कि ये बॉडी है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, ठीक है, एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। तो क्या आप 5 न्यूटन सिर्फ बोले? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, है ना, आपको याद होगा फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो अगर आपको सिर्फ ये बोला गया कि इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन है, तो क्या आप समझ पाएंगे कि 5 न्यूटन से क्या वो मतलब फोर्स को क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा है? तो देखिए इसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है ए, ठीक है, एक बॉडी रखा हुआ है ए। अगर आपको इस डायरेक्शन में इसको मूव कराना है ना, मूव कराने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स चाहिए। तो अगर आपने 5 न्यूटन इधर लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, तो ये जो बॉडी है वो क्या होगा? इधर इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ठीक है। पर अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाएं, अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं, तो ये बॉडी किधर मूव करेगा? बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। मतलब कि सिर्फ ये बोल देना कि फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन है, ये क्लियरली इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। हमारे मन में ये आता है कि फोर्स अगर 5 न्यूटन लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है? किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ क्वांटिटी ऐसा होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने फोर्स के बारे में पहले बोला 5 न्यूटन, तो ये जो मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें एक और क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है, प्लस डायरेक्शन भी है, ठीक है। साथ ही साथ इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ इसके पास क्या है? डायरेक्शन भी है। ये जो था इसमें हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे मास में जैसे बोला इस बॉडी का मास 5 kg, हमारे दिमाग में कभी नहीं आता है कि 5 kg, अच्छा हाँ ठीक है 5 kg है, मतलब हम लोग समझ जाते हैं। पर यहाँ पे जैसे ही फोर्स की बात आ रहा है ना, हमने बोला ये 5 न्यूटन फोर्स लग रहा था, हमारे दिमाग में आता है कि 5 न्यूटन लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसका एडिशन के लिए बात किया था कि यहाँ पे मास का जैसे इस थैले में 5 kg था, 2 kg डाला, तो सिंपली हमने जो जोड़ के सिंपल अलजेब्रा जो है उसे जोड़ के 5 + 2 kg 7 kg बोल दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए है। अब इस पे 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इस बॉडी पे अगर 2 न्यूटन का फोर्स और लगने लगे, इस बॉडी पे 2 न्यूटन का फोर्स और लगने लगे, है ना, और अगर आपसे पूछे कि बताइए अब टोटल फोर्स इस बॉडी पे कितना लग रहा है ना, या नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना लग रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, है ना। आप 7 न्यूटन सिंपली 7 न्यूटन नहीं बोल सकते, क्यों? देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 2 न्यूटन, तो आप तो एफ नेट बोल सकते हैं 5 न्यूटन + 2 न्यूटन = 7 न्यूटन। लेकिन अगर ये जो 2 न्यूटन का फोर्स है ना, 2 न्यूटन का जो फोर्स है, इसे हम इस डायरेक्शन में लगाएं, ठीक है, 5 न्यूटन जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो इस केस में जो एफ नेट आएगा, इस केस में जो एफ नेट आएगा तो क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन - 2 न्यूटन = 3 न्यूटन, ठीक है। अगर ये 2 न्यूटन, देखिए यहाँ 7 न्यूटन आ रहा था, यहाँ 3 न्यूटन आ रहा है। अगर ये 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगता, ठीक है, अगर ये, इसको मैं 2 लिख देता हूँ, और यहाँ जो मैंने 1 लिखा था इसको 2 न्यूटन, इसको मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 1, है ना, इसका मतलब 1 के लिए मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब ये 2 के लिए एक्सप्लेन किया। अगर यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में 2 न्यूटन लग रहा होता, है ना, तो इस केस में जो एफ नेट का वैल्यू है वो चेंज हो जाता, ठीक है, वो चेंज हो जाता। अब वो कैसे चेंज होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसको मैं और सिंपली और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला जो चीज़ है ना, ठीक है। आप ऐसे देखिए, एक बॉडी है, एक बॉडी ए है, ठीक है। अब इस बॉडी को मूव कराने के लिए अगर 5 न्यूटन का फोर्स चाहिए, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए तो ये बॉडी मूव करने लगेगा, ठीक है। अगर हम इस पे 2 न्यूटन का फोर्स मतलब 7 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको खींचते हैं तो ये अभी भी इस तरफ मूव करेगा,
है ना। तो यहाँ पे नेट हम लोग बोल सकते हैं 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है। पर अगर आप ऐसे सोचिए कि बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मूव कराने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स चाहिए, आप 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, पर आपका जो दोस्त है वो 5 न्यूटन का फोर्स पीछे की ओर लगा रहा है, तो क्या ये बॉडी मूव करेगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है वो 3 न्यूटन हो गया, और इस बॉडी को मूव कराने के लिए कितना चाहिए था? 5 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्लियरली स्पेसिफाई हो रहा होगा कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आया कि कुछ क्वांटिटी ऐसा भी होता है जिसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहीं से ये जो वेक्टर क्वांटिटी वाला टर्म आता है यहीं से आता है। और एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे तो हम लोग सिंपल अलजेब्रा यूज़ करके कर दे रहे थे। ठीक है, कि यहाँ पे मान लिया बोल दिया जाता है कि 5 kg मास है, इसमें से हमने 2 kg निकाल लिया, तो आपके पास कितना बचा? तो आप क्या करेंगे? सिंपली 5 - 2 3 kg, आप बोलेंगे कि 3 kg बचा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करने के लिए एक अलग ही लॉ यूज़ होता है। ठीक है, एक अलग ही लॉ यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ों के बारे में समझ में आया कि कुछ क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में लेके डिस्कस कर सकते हैं, और कुछ क्वांटिटी को डिस्कस करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक होता है टेंसर, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे जब यूनिट और डायमेंशन पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो यहाँ से निकल के आया, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, नोट्स की चिंता नहीं करेंगे। वीडियो के नीचे मैं नोट्स अलग से वहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप डाउनलोड करके आप अलग से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसको जब डिफाइन करते हैं, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी को, कि ऐसा क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए बोलते हैं ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन हो प्लस एक तीसरा कंडीशन, है ना। जब इसका हम लोग एडिशन देख रहे थे, ठीक है, तो वो सिंपल अलजेब्रा से यूज़ नहीं हो रहा था, वहाँ पे सिंपल अलजेब्रा यूज़ नहीं हो रहा था, तो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, प्लस वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करें। मतलब एक क्वांटिटी को, एक फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसे 3 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहला, उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, ठीक है, और लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करें। ठीक है, तो क्या अब दिमाग में आता है क्या कोई ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो इसका आंसर है हाँ, है ना, उसका आंसर है हाँ। और वो जो क्वांटिटी है वो है करंट। ठीक है, वो है क्वांटिटी है करंट। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि करंट जो फ्लो करता है उसका एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, करंट का जो डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है, इसका मतलब इसके पास करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि एक वायर है, इधर से करंट जो आ रहा है ये 5 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, और इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो 7 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल जो ये अलजेब्रा वाला है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो करंट जो है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि ये थर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे आगे, बहुत सारा होता है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होता कैसा है ना, किसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब आगे हम लोग
वेक्टर ये जो टॉपिक है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने अब समझा कि वेक्टर होता क्या है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक एरो बनाते हैं। एक एरो बनाया हमने, ठीक है। ये जो एरो है ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग टेल बोलते हैं या इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है एरो का ये आगे वाला पोर्शन इसको हम लोग हेड बोलते हैं, ठीक है। फाइनल पॉइंट बोल सकते हैं इसे, या टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, है ना। ये जो एरो का लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, ठीक है। 3 चीज़ें मैंने आपको समझाया। ये जो एरो है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला जो पॉइंट है इसको टेल या इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, ये जो एरो का आगे वाला पोर्शन इसको हेड, फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, और ये जो एरो का लेंथ है उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। अब अगर ये वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो ये जो है ये एरो, मतलब इसका अगर हम लोग डायरेक्शन ढूंढना चाहेंगे तो हमेशा इसका डायरेक्शन जो है वो टेल से हेड की ओर होगा। इसका जो डायरेक्शन होगा वो टेल टू हेड, है ना, टेल से हेड की ओर डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। अगर आपसे बोले मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा, इस एरो का जो लेंथ होगा, एरो लेंथ ऑफ द एरो, ठीक। ये जो लेंथ ऑफ द एरो है ये इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर के। जैसे कि कोई बॉडी है ए, उस पर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, है ना। इस पर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, ठीक है। तो हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दिखाया, ठीक है। 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऐसे, ये जो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसको मैंने ऐसे दिखाया। अगर मान लिया जाए इस एरो का लेंथ मैंने 2 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। इस एरो का लेंथ जो है यहाँ से लेकर के टेल से लेकर के हेड के बीच का जो लेंथ है वो हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब कोई बोले कि इस बॉडी पे फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है 4 न्यूटन, ठीक है, 4 न्यूटन। तो अब जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को, इस फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो अब जो एरो होगा, है ना, उसका लेंथ इससे बड़ा होगा, है ना। अगर हमने इस केस में 2 सेंटीमीटर लिया है तो यहाँ पे हम लोग 4 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। ये दिखाएगा 4 न्यूटन का, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो एरो का लेंथ भी ज़्यादा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि बुक में अगर कहीं एरो बना है तो उसको मेज़र करेंगे, मेज़र वगैरह कुछ नहीं करना है। बस आपको जानना है कि जिस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसका एरो का लेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मान लिया यहाँ पे एक बॉडी है, उस पर बोलते हैं कि 8 न्यूटन का 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो अब जो 6 न्यूटन का फोर्स वाला जो एरो होगा उसका लेंथ जो है इस 4 न्यूटन वाले से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद जो पॉइंट है नेक्स्ट है नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, मतलब वेक्टर को डिनोट करने का कितना तरीका है ना, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह हम लोग एरो बनाएंगे बुक में या फोर्स दिया हुआ है फिर उसको पूरा डिटेल में लिखेंगे, है ना। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक नोटेशन यूज़ करते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आइए हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा नोटेशन हम लोग यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए
किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 3 नोटेशन यूज़ करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना नोटेशन यूज़ करेंगे? 3 नोटेशन। ठीक है, ये 3 नोटेशन हर जगह, इन्हीं तीनों में से कोई एक आपको मिलेगा। तो पहला जो है, ठीक है, मान लिया जाए फोर्स जो है, फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हमने ऐसे लिखा F, फोर्स के लिए लिखा हमने F और इसके ऊपर हमने बना दिया एरो। इसका मतलब ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जनरली ये जो एरो है ये लेफ़्ट टू राइट रहता है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट रहता है, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये लेटर लिखा हमने और इसके ऊपर हमने एक एरो बना दिया, लेटर के ऊपर हमने एक एरो बना दिया। ठीक है, तो ये जो अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये सिर्फ ये जो एरो है सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। डायरेक्शन के लिए हमें अलग से और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, किसी भी लेटर जैसे एक्सेलरेशन है, इसके ऊपर आपने ऐसे एरो, है ना, इसका मतलब अब ये एक क्या दिखा रहा है? एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरा नोटेशन जो यूज़ करते हैं हम लोग, जो कि आपको ये बुक वगैरह में मिलेगा, है ना, बुक वगैरह में ये नोटेशन मिलेगा कि लेटर है उसको बोल्ड लेटर से लिखते हैं, जैसे F ना, F जो है अगर हम इसको बोल्ड लेटर में लिखते हैं, ठीक है, या जो A है इसको हम लोग बोल्ड लेटर में लिखते हैं, बोल्ड लेटर में लिखते हैं, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, किसी लेटर के ऊपर एरो दे करके भी हम लोग उसे वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बोल्ड लेटर में लिख के कर सकते हैं। थर्ड जो है, ठीक है, थर्ड तीसरा तरीका जो है, ठीक है, ऐसे आपको ऐसे मिलेगा, ए बी लिखा हुआ रहेगा और ए बी के ऊपर ऐसे वेक्टर दिया हुआ है, एक एरो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर ए और बी, ए पहले है मतलब ए पे जो है, ए पॉइंट पे जो है वेक्टर का टेल है, ठीक है, यहाँ पे टेल है, और बी जो है यहाँ पे इसका हेड है। ठीक है, ए पे ए जो है वो टेल है और बी पे हेड है, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो ए से बी की ओर होगा। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो ए से बी की ओर होगा। इसमें डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, इसमें डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, इसमें डायरेक्शन पता चल रहा है कि इसका डायरेक्शन ए से बी की ओर होगा। तो आपको ये तीनों नोटेशन मिलेगा। हम लोग प्रीफर करते हैं ये वाला नोटेशन। ठीक है, बुक वगैरह में आपको कहीं ये बोल्ड लेटर में मिल जाएगा। बुक में क्या होता है, वो कंप्यूटराइज्ड होता है, वहाँ पे तो बोल्ड लिख सकता है, पर अगर हम लोग अपना नोट्स बना रहे हो कहीं कॉपी पे, तो क्या करेंगे, एफ लिखेंगे, अब उस पर बार बार पेन चलाएंगे, है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एफ और इसके ऊपर एक ऐसे एरो। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये था नोटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे मैंने लिख दिया कि एक फोर्स है ना, किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा, F के ऊपर एरो दिया, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर यहाँ पे हमने लिखा क्या, F = 10 न्यूटन, है ना, तो यहाँ से तो हमें डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा टूवर्ड्स किधर लग रहा है ना, टूवर्ड्स राइट लग रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, मतलब ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, ईस्ट की तरफ लग रहा है, किधर लग रहा है, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम सिर्फ ऐसे लिखें वेक्टर F = 10 न्यूटन तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पर कोई बोलेगा कि सर अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे थे तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं, अगर सिर्फ आप उसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, F और इसको मॉड में बंद कर देंगे = 10 न्यूटन। तो F को जैसे ही F के ऊपर एरो है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, और आपने जैसे ही एरो दिया, इसका मतलब ये सिर्फ किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है वो बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, F मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स = 10 न्यूटन, या सिंपली आप F लिखिए, F = 10 न्यूटन। ये भी जो है, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिखा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। तो आज की क्लास में मैंने डिस्कस किया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है,
ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी से हमने देखा कि उसमें एक वेक्टर टर्म आ रहा था, है ना, वेक्टर क्वांटिटी, दो पार्ट में बांटा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमने देखा कि वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या नोटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा हमने कि उसका मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए, है ना, सिर्फ अगर हमें मैग्नीट्यूड शो करना होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर कुछ दिक्कत होता है ना, कुछ मतलब प्रॉब्लम रह जाता है इन सब चीज़ों में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हुई है ना। उसका जो भी सॉल्यूशन होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप तक वो चीज़ पहुँचा दिया जाए, ठीक है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ पे एक नंबर भी होगा जो हमारे कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है। आप अगर उसमें ऐड होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस नंबर पे आप अपना नाम, ठीक है, क्लास और एड्रेस लिख के भेजेंगे, हम लोग उस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, कोई भी परेशानी हो तो आप उस ग्रुप में डाल देंगे, हम लोग उसका सॉल्यूशन आपके पास पहुँचा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है ना, वेक्टर कितने तरह के होते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।